तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले अभी गुजरात का देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल ये कब है? 1574 टू 1576। चलिए, तो बिहार और बंगाल की पुरानी कहानी तो आपको बताई जा चुकी है पहले ही, जैसे गुजरात की आपको बताई गई है। तो बिहार में भी क्या था, अफगान डोमिनेट कर रहे थे, ये हमें पता ही था। अफगानों का शासन था, शेरशाह सूरी भी अफगान था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब शेरशाह सूरी के बाद, शेरशाह सूरी के बाद एक व्यक्ति, इसका नाम था सुलेमान करनी। क्या नाम था, लिखिएगा, सुलेमान करनी एंड Afghans had established an independent kingdom comprising 1574 टू 1576 है टाइम पीरियड बंगाल को जीतने का, बंगाल और बिहार को। तो सुलेमान करनी एंड अफगान हैड इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम कंप्राइजिंग बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लिखिएगा। अब क्या होता है कि जब अकबर इतने बड़े साम्राज्य को पा चुका रहता है, तो ये तो कहीं न कहीं सुलेमान करनी को ये चीज़ समझ में आ गई होती है कि मैं अकबर से तो जीत नहीं पाऊंगा। ठीक है, किससे? अकबर से नहीं जीत पाऊंगा। तो क्या होता है, तो लिखिएगा, सुलेमान acknowledged the suzerainty of अकबर। ये क्या करता है, अकबर की सोवर्निटी को एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है कि आप हमारे भाई बाप हो, हम आपको ट्रिब्यूट कर देंगे, हमारे ऊपर अटैक मत करो। अकबर भी कहता है ठीक है भाई, फ्री में हमें मिल रहा है ट्रिब्यूट, तो क्यों हम अटैक करें। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात तो अब स्टार्ट होगी। क्या? तो लिखिएगा, आफ्टर हिज डेथ। किसका? यहाँ हिज का मतलब कौन है? सुलेमान। आफ्टर सुलेमान डेथ का ही है या आफ्टर हिज डेथ, मैं लिख दिया, लेकिन आप लिख लीजिए आफ्टर सुलेमान्स डेथ। आफ्टर सुलेमान्स डेथ इन 1572 his son Daud proclaimed independent, या ऐसे लिखिए, proclaimed independence and attacked on
मुगल फोर्ट ऑफ जमानिया यूपी। तो जो मुगल फोर्ट था, अब देखिए वहाँ राज करने का तरीका यही होता था कि जहाँ जो एरिया आपके के अंडर है वहाँ तक के एरिया पे आप अपना अपना एक एक किला बनाते जाओ, वहाँ अपने सैनिक अपने कमांडर रखते जाओ, वो एरिया उनके हाथ में उनके कंट्रोल में रहेगा और वहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेंगे और आपको टैक्स वगैरह वसूल के देंगे। तो जमानिया के क्या था, मुगल फोर्ट, और उसके आगे तक का पूरा हिस्सा किसके हाथ में था, इसके अंडर में था, मुगल सल्तनत के। लेकिन जैसे सुलेमान की डेथ होती है, उसका बेटा दाऊद गद्दी पर बैठता है, सुल्तान बनता है, वो क्या करता है, मुगल सल्तनत की फोर्ट पर अटैक करता है। यानी कि एक तरह से उसने ये दिखा दिया कि मैं मुगल्स की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो अब ये बात अकबर को पता चली, तो अकबर फिर यहाँ पर बंगाल के इम्पोर्टेंस को भी समझा। देखिए अकबर के जो भी था, लेकिन उसके पास बहुत ही बुद्धिमानी कहिए या जो भी कहिए, उसके अंदर बहुत बुद्धिमानी थी इस चीज़ को लेकर। बिहार और बंगाल को वो इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा था क्योंकि बिहार और बंगाल क्या है, गंगा का प्लेन है, पूरी की पूरी फसल यहीं होनी है, उपजाऊ मिट्टी है, और साथ में बंगाल अगर हाथ में आया तो क्या है, सी ट्रेड भी मिलेगा चाइना और इधर सारा एरिया से। तो इस वजह से वो बंगाल को भी नहीं खोना चाहता था। तो अकबर बंगाल को भी जीतने के लिए खुद आता है, ठीक है, अकबर बंगाल जीतने भी खुद आता है। तो लिखिएगा, लिखिए इस पॉइंट को। देखिए तो याद रखने का तरीका ये है, अगर आप चाहो तो इस तरह याद रखो कि जो भी सी पोर्ट वाला या सी कोस्टल एरिया है, चाहे गुजरात हो चाहे बंगाल हो, उन दोनों को अकबर खुद जीतता है, खुद मार्च करके वहाँ आता है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रख लो इससे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा, सो in 1574 अकबर पर्सनली मार्च्ड अगेंस्ट दाऊद एंड secured the occupation of Bihar and returned to फतेहपुर। यानी कि बिहार वाला हिस्सा वो जीतकर चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब देखा जाए तो बिहार में कहाँ, हाजीपुर, पटना, गौर, ये सब बहुत बड़ा एरिया अकबर उसी वक्त जीत लेता है। लेकिन दाऊद अभी भी शांत नहीं बैठता है। क्या होता है कहानी, तो लिखिएगा आगे। अब इसके आगे क्या होता है, लिखिए, लिखिएगा, अकबर मेड मुनीम खां। अब ये मुनीम खां तो मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया, इनका पूरा नाम था खाने खाना मुनीम खां। क्या नाम था, खाने खाना मुनीम खां। आप इनको याद रखो मुनीम खां के नाम से। कहीं पर आपको इनकी स्पेलिंग नियम इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए मुनीम खां,
ठीक है ना। स्पेलिंग जो लिखी हुई आएगी वो तो आपको सही लिखी हुई आएगी। आप याद रख लो मुनीम खां, ठीक है। तो अकबर मेड मुनीम खां इन चार्ज ऑफ बंगाल कैंपेन एंड in a battle of March 1575 Daud was defeated and retreated to Odisha and battle remained undecisive। यानी कहानी क्या हुई कि अकबर ने क्या किया, बिहार वाला एरिया जीतकर लौट गया और मुनीम खां को वहाँ इंचार्ज दे दिया कि अब बाकी का एरिया आप जीतिए। किसको? मुनीम खां को इंचार्ज दे दिया कि अब आप बाकी जो बंगाल वगैरह का एरिया है वो आप दाऊद से जीतिए। तो मुनीम खां बंगाल की तरफ मार्च करते हैं। एक छोटा सा बैटल होता है जिसमें दाऊद को लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा, तो वो क्या करता है, बैटल से भाग जाता है। कहाँ? उड़ीसा की तरफ। अब क्या होता है, लेकिन मुनीम खां उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं? मुनीम खां उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिएगा, दाऊद वाज फाइनली defeated and killed in a battle near राजमहल हिल्स आपने पढ़ा है ना ज्योग्राफी में। तो राजमहल इन जुलाई 1576 एंड बंगाल became part of मुगल एम्पायर। तो इस तरह से बंगाल क्या हुआ, मुगल एम्पायर का हिस्सा बना और ये मुगल एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहा। बंगाल क्या रहा? मुगल एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहा। ठीक है। अब क्या हुआ कि बाद में कुछ समय बाद मान सिंह जो अंबर के थे, याद है ना, मान सिंह हरखाबाई के पिता भारमल के बेटे भगवान दास, भगवान दास के बेटे मान सिंह, यानी कि राजा भारमल के ग्रैंडसन मान सिंह, जिनको 5000 का मनसबदार बनाया गया था, जिसको हमने राजपूत पॉलिसी में पढ़ा था। तो बाद में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। अब ये सूबेदार क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। बस ये कि बिहार का सब कुछ कमान किसके हाथ में दिया जाता है? मान सिंह के। और मान सिंह जो बचा हुआ उड़ीसा का एरिया रहता है वो 1592 में जीत लेते हैं। तो चाहिए तो यहाँ पर आप छोटा सा लिख लीजिए ब्रैकेट में, यहाँ पर आप ब्रैकेट में ऐसे बनाकर लिख लीजिए
लिखिए मान सिंह, ये थोड़े समय के बाद की बात है, मान सिंह ऑफ अंबर, हु वाज सूबेदार ऑफ बिहार, conquered, who was सूबेदार ऑफ बिहार, conquered उड़ीसा, ये अलग है, ये अलग है, उड़ीसा इन 1592, उड़ीसा इन 1592 and was rewarded for his success by being appointed सूबेदार ऑफ बंगाल आल्सो। तो दाऊद के डेथ के बाद तो क्या था, बिहार और बंगाल हाथ में आया। देखिए बिहार तो तुरंत आ गया, जब अकबर ने मार्च किया तो बिहार आया, बाद में मुनीम खां ने दाऊद को हराया तो बंगाल कंट्रोल में आया, और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो दाऊद तो हार गया और डेथ हो गई तो बिहार बंगाल कंट्रोल में आ गया, लेकिन अभी उड़ीसा कंट्रोल में नहीं आया था। बाद में 1592 में अमर सिंह उड़ीसा को जीतने में सक्सेस हुए, और जब उड़ीसा को जीता उन्होंने तो फिर उनको बंगाल का भी सूबेदार बना दिया गया, और इस तरह से लास्ट में अकबर के अंतिम समय में देखा जाए तो मान सिंह बिहार और बंगाल के सूबेदार थे। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बाय द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल, मेन तो हम लोग बिहार और बंगाल का एक कॉन्क्वेस्ट पढ़ रहे थे, उड़ीसा तो बाद में आया, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको अलग से ब्रैकेट में लिखवाया है, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए। तो यहाँ जब हम बिहार और बंगाल की कहानी देखते हैं तो बिहार और बंगाल कहानी यही है कि सुलेमान ने क्या किया, सोवर्निटी को एक्सेप्ट किया। सुलेमान के डेथ के बाद उसका बेटा दाऊद ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और इसको दिखाने के लिए कि हम मुगल्स की सोवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते, उसने क्या किया, मुगल फोर्ट पर अटैक किया। अकबर खुद आया, बिहार को जीता और लौट गया, और बंगाल यानी और दाऊद के खिलाफ, मतलब दाऊद को हराने के लिए उसने किसको इंचार्ज बनाया, मोमेन खान, खाना मोमेन खान को। मोमेन खान गए, इन्होंने उसको हराने के बाद वो भाग गया उड़ीसा, लेकिन फिर एक वॉर हुआ जिसमें उसकी डेथ हो गई और बंगाल आ गया मुगल्स के कंट्रोल में। तो इस तरह से बिहार और बंगाल मुगल्स के कंट्रोल में आ गया दाऊद खां के डेथ के बाद, कब, 1576 में। उड़ीसा की कहानी थोड़ी सी अलग है, तो वो छोटी सी कहानी मैंने यहीं पर आपको लिखवा दिया। इस तरह से अकबर ने, या कहिए मुगल सल्तनत पूरे नॉर्थ इंडिया में आ गया। मुगल अंपायर अब गुजरात से लेकर बंगाल तक है। अब मुगल अंपायर गुजरात से लेकर बंगाल तक है। कहाँ से, गुजरात से लेकर बंगाल तक। तो 1576, कब, 1576 तक क्या हो गया, मुगल अंपायर गुजरात टू बंगाल। अकबर राजा कब बन रहा है, 1556 में। अकबर के हाथ में सत्ता कब आ रही है, 1560 में। तो 1560 से अगर आप जोड़िए तो 16 साल के अंदर अकबर ने अपने 16 साल के कैरियर के अंदर क्या किया, गुजरात से बंगाल जीत लिया और मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया। अगर आप मैप देखो तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ से मिल जाएगा। देखिए ये है मैप, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि विंध्या रेंज, हम किसको मान रहे हैं,
इस विंध्या रेंज को मान रहे हैं कि ये विंध्या रेंज के इधर का एरिया इस विंध्या रेंज के ऊपर का एरिया, ये मैंने जो ढक दिया, अब विंध्या रेंज के ऊपर का एरिया क्या है? नॉर्थ इंडिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस विंध्या रेंज में अकबर को क्या मिला था? अगर देखा जाए तो ये है विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, यही है विंध्या रेंज। तो देखा जाए तो अकबर को क्या मिला था? दिल्ली, आगरा और कुछ पंजाब का हिस्सा मिला था। उसने क्या जीता? राजस्थान जीता। ये जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब, उदयपुर, अजमेर, मेवाड़, मालवा, ये सब कौन जीता? अकबर ने जीता। वो अलग बात है कि अकबर के बदले उसके कमांडर्स ने जीता, लेकिन जीता तो वही था, सुल्तान तो वही था। उसके बाद वो आया गुजरात, तो गुजरात भी उसने ही जीता। ठीक है, गुजरात के बाद वो आया किधर? बिहार और बंगाल। तो बंगाल आप ये मत समझिए वेस्ट बंगाल, ये पूरा बांग्लादेश तक समझिए। इस बंगाल का मतलब है यहाँ तक, ये पूरा एरिया, ये बंगाल था। बंगाल का मतलब क्या था उस वक्त? ये पूरा इतना बड़ा, ये पूरा बांग्लादेश सब ले लीजिए, ये बंगाल था। तो वो इतना बड़ा एरिया जीत रहा है। ये बांग्लादेश भी बंगाल ही है उस वक्त के लिए। बांग्लादेश तो 1971 में है ना, इससे पहले तो ये पूरा बंगाल ही है। तो ये पूरा एरिया किसने जीता? अकबर। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप विंध्या रेंज मान लो, ये मेरे हाथ के उससे ऊपर का जो हिस्सा है, जो नॉर्थ इंडिया को हम लोग समझ लेकर चल रहे हैं, तो इस गुजरात से लेकर ये जो गुजरात का ये दमन दीव वाला एरिया पूरा, यहाँ से लेकर ये दिल्ली, आगरा, ये सब एरिया, ये मालवा, बुंदेलखंड, ये बिहार और ये सब किसके अंडर में है? अकबर के। तो 16 साल के कैरियर में ही वो इतना बड़ा एरिया, ये पूरा नॉर्थ इंडिया उसके हाथ में है। यानी कि अगर देखा जाए तो विंध्या रेंज से जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि विंध्या रेंज इज़ द वाटर डिवाइडर पार्ट, यहाँ से वाटर का डिवीजन होता है, इसके इधर के पानी इधर, इसके इधर का पानी इधर। हमने यही पढ़ा था ना, केन, बेतवा और ये चंबल वगैरह, सोन, ये सब का पानी किधर जाता है? इधर जाता है। और गंगा, यमुना तो इधर है ही है, और इधर के पानी विंध्या के साउथ का पानी साउथ में रहता है। दिस इज द वाटर डिवाइडिंग रेंज ऑफ इंडिया। तो इस विंध्या रेंज के नॉर्थ वाला पूरा हिस्सा किसके पास है? अब अकबर के पास है। ठीक है, तो 16 साल के टाइम में अकबर ने इतना बड़ा हिस्सा जीतकर अपने मुगल साम्राज्य को इतना मजबूत कर दिया। अब इसके बाद अकबर कहाँ की तरफ मूव करेगा? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देखा जाए तो ये वाला हिस्सा कहाँ? अब देखिए पंजाब वगैरह इसके हाथ में था ही था, तो अब वो कहाँ जाएगा? काबुल जीतने जाएगा। और अफ़गान ट्राइब्स वगैरह ये जो हिस्सा है, यानी कि यहाँ से अब जो बाहरी अटैक होने वाला है, ये हिस्सा जीतना क्यों ज़रूरी है? कि बाहर से जो अटैक होगा, उस अटैक को रोकने के लिए ये हिस्सा हमें चाहिए। अगर इस हिस्से को अगर आप अपने पास नहीं रखोगे, यहाँ कमज़ोर होगा, तो यहाँ से क्या होगा? अटैक होगा और आपका साम्राज्य टूट सकता है, या आपके साम्राज्य को कोई भी आपसे छीन सकता है। जिसने भी अपना नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा कमज़ोर किया राजा ने, या उस पर ध्यान नहीं दिया, उसके हाथ से साम्राज्य चला गया। क्योंकि भारत में जितने भी लोग आए वो इसी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ही हिस्से से आए। सिर्फ एक अंग्रेज ही थे जो बाय सी रूट आए, उसके अलावा जितने भी थे सब के सब कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। चाहे आपने पार्थियंस देखा, बैक्टीरियंस देखा, पहलो देखा, कुषाण देखा, शक देखा, और बाद में फिर कौन आए? महमूद गजनी भी इसी से आकर लूटपाट करके गया। उसके बाद मोहम्मद गोरी भी इसी रूट से आया। उसके बाद बाबर भी इसी रूट से आया। तो जितने भी फॉरेनर आए वो इसी रूट से इंडिया में आए। तो अकबर को अब क्या करना था? ये हिस्सा मजबूत जीतने के बाद इस हिस्से को जीतकर अपने साम्राज्य को लॉन्गेविटी को क्या करना था? और ज़्यादा, या उसका ये कि उसको
पुख्ता करना था कि अब हमारे ऊपर कोई बाहरी अटैक भी न आ पाए। तो अब वो कहाँ मूव करने जाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को जीतने जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का कॉन्क्वेस्ट। समझ में आ रही बात है यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद अब उसका पूरा का पूरा ध्यान नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि ये जो आज के में हम लोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कह रहे हैं, इस हिस्से को वो जीतने की अब कोशिश करेगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये रब करते हैं और हम लोग उसकी तरफ अब चलते हैं।